हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी के लिए इंडियन इकोनॉमी से जुड़े 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आरआरबी से जुड़े हैं और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था कहो या कहो इंडियन इकोनॉमी, उससे जुड़े ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अति संभावित प्रश्न आगामी एग्जाम्स के लिए हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर है। जो जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर रही वह कितनी रही। इन सब के आंसर अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनके आंसर हमें बता सकते हो। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निरपेक्ष वृद्धि दर कितनी रही। तो निरपेक्ष वृद्धि दर रही थी उस समय 17.64%। फर्स्ट जो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है वो इसमें सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। 2011 में जनगणना हुई। अब अपने भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश है जिसको अपन यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं इंग्लिश में। इनकी जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, जैसे कि 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि इसको बोलेंगे, इसको बोला जाता है दशकीय वृद्धि। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है दादरा नगर हवेली। यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि रही वो सर्वाधिक रही 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित नहीं है। जनगणना से संबंधित संपूर्ण आंकड़े आपको इकट्ठे करने हैं, क्योंकि जनसंख्या और जनगणना से जुड़े 2001 के और 2011 के दोनों के ही प्रश्न अभी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जनगणना से जुड़ा, तो ध्यान जरूर रखिएगा आप इसको। 2011 के अनुसार सुमेलित नहीं है। अब 2011 की अगर बात करें तो लिंगानुपात 933 2011 में नहीं 2001 में था, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये आंकड़ा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें गलत है, तो ये ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। साक्षरता 74.04% रही। जनसंख्या घनत्व 382 रहा। जनसंख्या रही 121 करोड़, लेकिन लिंगानुपात 933 नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। वो राज्य जहां का लिंगानुपात न्यूनतम है। केरल का लिंगानुपात न्यूनतम में नहीं है, तमिलनाडु का भी नहीं है और छत्तीसगढ़ का भी नहीं है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जिस राज्य का रहा 2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्य था पंजाब, जहां का लिंगानुपात न्यूनतम रहा। अर्थात पुरुषों की संख्या सबसे अधिक और स्त्रियों की संख्या बहुत कम यहाँ पर मिली है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी जहां पर सबसे अधिक पाई जाती है वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। वो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहां पर सबसे अधिक लिटरेसी पाई गई है यूनियन टेरिटरीज में। ए ऑप्शन इसमें सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जिसको अपन पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, वह कौन से राज्य का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो वह कौन से राज्य का है, तो वह है पश्चिम बंग। यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो है जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना से अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जिसका है वो है मिजोरम का, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो पश्चिम बंगाल का नहीं बिहार का है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना सही होगा।
ए नहीं होगा। इसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो भारत की महिला साक्षरता दर है 65.46%। ये महिला साक्षरता दर है और अभी भी महिला साक्षरता दर अपने भारत में कमी है। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोगों की वृद्धि हुई? 2011 से और 2001 के दौरान की अगर बात की जाए, इस दशक की बात की जाए 2001 से 2011 के दशक की, तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जिसको बोलते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसको अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों की वृद्धि हुई अपने भारत में? तो जितने लोगों की वृद्धि हुई है वो है 57 लोग बढ़ गए हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? भारत की वो कंपनी जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है तो वो है भारतीय तेल निगम, जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को प्राप्त है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को प्राप्त है और भारतीय नौवहन निगम को भी प्राप्त है। भारतीय तेल निगम को प्राप्त नहीं है। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? अगर महारत्न कंपनियों की संख्या की बात की जाए तो 5 कंपनियां ऐसी हैं जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है? इनमें से जो एक महारत्न कंपनी है वो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी। नवरत्न और मिनी रत्न की संकल्पना जो स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 1997 में। 1997 में ये शुरू हुआ था। धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं। धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तनों के लिए प्रसिद्ध भी है वो शहर जहां पर ये बनते हैं और वो है मुरादाबाद, जहां पर ये बनते हैं। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला नहीं है? जो निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला नहीं है वो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपट्टनम। ये निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला नहीं है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है रिलायंस से बिलोंग करता है ये। रिलायंस पेट्रोलियम भी ये भी निजी क्षेत्र की है। एसआर ऑयल लिमिटेड ये भी निजी क्षेत्र की है। चेन्नई पेट्रोलियम एवं कॉरपोरेशन लिमिटेड नागपट्टनम में ये स्थित है और ये जो है निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना नहीं है? वो स्थान जहां लौह इस्पात का कारखाना नहीं है। अब देखिए, भद्रावती में लौह इस्पात उद्योग पाए जाते हैं, विशाखापट्टनम में भी पाए जाते हैं और भिलाई में भी पाए जाते हैं, लेकिन चेन्नई में लौह इस्पात कारखाना नहीं है। तो बी ऑप्शन इसमें अपना सही होगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड स्थित है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड स्थित है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ये जो है कब कब इनकी स्थापना हुई इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। कौन से सन में शुरू हुए तभी हम इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो पहला तो यहाँ पर सही है। इसके बाद है आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो ये भी एकदम सही है। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना जो है 1992 में नहीं हुई थी। तो यहाँ पर यही जो है सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध है। आबिद हुसैन संपत्ति समिति जो है इसका संबंध है लघु उद्योगों में सुधार से। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? वो उद्योग है परमाणु उद्योग, जिसमें लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई 6 अप्रैल 1948 में। इसकी स्थापना हुई थी भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। इसके बाद है किसी उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने हेतु लगाया जाता है कि वह उत्पाद, इस पर यह मार्क इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह उत्पाद किफायती कीमत वाला इसलिए नहीं होता है, अच्छी किस्म का है इसलिए भी नहीं होता है। ये लगाया जाता है
क्योंकि वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बेल्को, जिसको कोरबा, और HINDALCO, NaLCO और INDALCO। अब ये जो है बाल्को इसको बोला जाता है, हिंडाल्को इसको बोला जाता है, नाल्को और इंडाल्को इनको बोला जाता है। अब इनमें से जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में अगर अपन जाने तो वो है नाल्को, ये भदोही में नहीं है। देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में लगभग भाग देकर प्राप्त किया जाता है। देश की जो कुल जनसंख्या है उसका राष्ट्रीय आय में भाग देकर क्या प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है प्रति व्यक्ति आय। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु कौन सी कठिनाइयां आती हैं? इसके आकलन हेतु जो कठिनाइयां आती है वो है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व में। वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास के माप हेतु सबसे बेहतर तरीका अगर माना जाए तो वो सबसे बेहतर तरीका होता है प्रति व्यक्ति आय को जानकर आर्थिक विकास को भी मापा जा सकता है। तो दोस्तों ये है RRB के लिए इंडियन इकोनॉमी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।